तो इन ढेर सारी खबरों के बीच शुरुआत करेंगे मणिपुर से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बावजूद हिंसा की खबरें आ रही हैं। अमित शाह ने मणिपुर दौरे के दौरान नेताओं से अलग अलग संगठनों से मुलाकात की है और शांति बनाए रखने की अपील की है। अमित शाह ने कहा है कि मणिपुर में हिंसा की वजह गलत फहमी है, इसलिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बना कमीशन इसकी जांच करेगा। सीबीआई भी हिंसा से जुड़े 6 केस की जांच करेगी। शाह ने कहा कि हथियार रखने वालों को पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा। कल से सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और अगर किसी के पास हथियार मिले तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर की गवर्नर की अध्यक्षता में शांति समिति बनाई जाएगी। अमित शाह ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया। इसमें से 5 लाख रुपए मणिपुर सरकार देगी और 5 लाख केंद्र सरकार की तरफ से मिलेंगे। वहीं हिंसा में घायल लोगों और जिनकी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है उनके लिए गृह मंत्रालय राहत पैकेज भी जारी करेगा। भारत सरकार विगत 1 महीने से चलती हुई हिंसा होने के कारण और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है, इस सभी की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित कर जांच करेगा। मुझे लगता है एक बार राज्यपाल महोदया की अध्यक्षता में पीस कमेटी घूमकर सबको सुनेगी। मैंने भी सुना है, काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं। मैंने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी किया है, एक दूसरे के ग्रीवेंसेस को। वो दोनों ग्रुप भी अभी अपने यहाँ इस पर विचार कर रहे हैं। एक बार वार्ता शुरू होगी तभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। तो मिसअंडरस्टैंडिंग की बात कह रहे हैं, वार्ताओं की बात कर रहे हैं। 3 दिन के दौरे पे थे गृह मंत्री, कई संगठनों से, कई अधिकारियों से, सरकार से, प्रशासन से सबसे बातचीत की है, हल निकालने की कोशिश है। लेकिन फिर भी चिटपुट हिंसाओं की खबर अभी भी आ रही है मणिपुर से। लेकिन आगे कहा गया है कि हथियार रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश दूसरी तरफ है। चलिए अब बात करते हैं राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे की, जहां पर राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सिलिकॉन वैली में बिजनेसमैन से मुलाकात के दौरान पेगासस स्पाईवेयर पर चर्चा करते हुए राहुल ने कहा कि उन्हें पता है कि उनका फोन टैप हो रहा है। इसके बाद उन्होंने अपना फोन उठाया और बोले, हेलो मोदी जी। बुधवार शाम को राहुल गांधी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां उन्होंने छात्रों से कहा कि भारत में लोकतंत्र को लेकर जंग छिड़ी हुई है, कोई भी संस्था अपने मुताबिक काम नहीं कर पा रही है। भारत में संस्थाएं किसी और के हाथों में पहुंच चुकी हैं। राहुल ने अपनी संसद सदस्यता जाने पर कहा कि उन्होंने नहीं सोचा था कि कुछ बोलने भर से उनकी संसद सदस्यता चली जाएगी। वो शायद पहले इंसान है जिसे अवमानना की इतनी बड़ी सजा मिली है। I don't think when I joined politics, 2004, I ever imagined what I see going on in our country. It was way outside anything that I had ever imagined. To be the first person to get a full criminal sentence on defamation, to get the maximum sentence, to be disqualified from parliament. I didn't imagine that something like this was possible. राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार भी कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पीएम मोदी का नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान कर रहे हैं। देखिए, वो मोदी जी पर निशाना नहीं, भारत को ही अपमानित करने का काम करते हैं। दुनिया भारत में उम्मीद देखती है, दुनिया भारत में ग्रोथ देखती है, दुनिया भारत के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करती है और दुनिया के अन्य नेता मोदी जी के नेतृत्व का सम्मान करते हैं। और सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 सालों में लगातार चुने जाते हैं। अब इस बात को कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही। जब हजम नहीं कर पा रही तो कहीं ना कहीं जाकर उल्टा सीधा बोलना है। पहले इंग्लैंड में, अब अमेरिका में, और श्रीमान राहुल गांधी जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं। तो अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर क्यों मच गया है घमासान? क्या राहुल कर रहे हैं देश का अपमान? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर विदेश में बयान, देश का अपमान, आज का आवाज अड्डा।
रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। पुलिस ने जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने सभी पहलवानों और गवाहों से पूछताछ कर ली है। इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अब तक जैसा पहलवानों ने मांग की, सारे कदम उठाए गए हैं। मामले की जांच संवेदनशीलता से की जा रही है। सभी खिलाड़ी हमारे लिए बेहद जरूरी है। सबके लिए 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक जैसा है। हमारे लिए खेल खिलाड़ी दोनों ही महत्वपूर्ण है। खेलों के लिए मोदी सरकार ने पहले भी बजट में बढ़ोतरी की, सुविधाओं की बढ़ोतरी की, और जितना मान सम्मान मोदी जी ने खिलाड़ियों को दिया है वो देश से छिपा नहीं है और ये लगातार आगे भी है। लेकिन जहां पुलिस जांच की बात आती है, पुलिस जांच कर रही है, कार्रवाई की बात आएगी तो चार्जशीट की बात होगी। वहीं आज एक बार फिर से ब्रजभूषण सिंह ने इस बात को दोहराया कि वो पुलिस जांच के बाद किसी भी सजा के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो वो फांसी पर लटक जाएंगे। मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी मैं अपने उसी पुरानी बात पर कायम हूं। रहा सवाल आप कि फला क्या कह रहे हैं, फला पंचायत हो रही है, फला क्या कह रहे हैं, भाई मुझसे क्या लेना देना है? कौन क्या कह रहा है, मुझसे लेना देना नहीं है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, पुलिस की जांच का इंतजार करिए। जो पुलिस की जांच में आएगा, जो भी रास्ता मुझे न्यायालय के द्वारा दिखाया जाएगा, उस रास्ते पर मैं चलूंगा। चलिए अब रुक करते हैं कुछ कारोबारी जगत की खबरों का, और सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर आज के बाजार की। आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार मुनाफा वसूली का शिकार हो गया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आज गिरकर बंद हुए हैं। हमारे साथ सुमित है जो हमें मार्केट का और डिटेल देंगे। तो सुमित, आज वीकली एक्सपायरी पर मुनाफा वसूली, दूसरे दिन लगातार गिरावट, फिर भी मैं आपसे पूछूं कि एक्शन कहां रहा? तो अगर आज थोड़ा प्रेशर रहा मार्केट में, स्पेशली लास्ट आवर के अंदर, तो शुरुआत करते हैं निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स के साथ किस तरह की स्थितियां बनते हुए दिखाई पड़ी हैं। निफ्टी के आज टॉप गेनर्स में कुछ सिलेक्टिव नाम जहां पर ब्रोकरेज अपग्रेड थे, जैसे अपोलो हॉस्पिटल, बढ़िया तेजी रही 4% की। डीवी स्लैब 3500 के लेवल्स पे करीब 2% तेजी। टाटा मोटर और बजाज ऑटो स्पेस से, जहां पर ऑटो सेल्स के नंबर्स का इंपैक्ट और बजाज ऑटो में आता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में कोल इंडिया 4.5% नीचे, ओएफएस के बीच में कोटक महिंद्रा बैंक कल की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, भारती कल की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, और आईसीआईसीआई बैंक करीब 1.5% का फॉल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में टीवी18 ब्रॉडकास्ट, वेल्सपन कॉप, एम&एम फाइनेंशियल और इन्फोएज, कुछ ऐसे नाम जहां पर करीब 3.5 से लेकर 4.5-5% तक की तेजी देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में सुजलॉन कल की तेजी के बाद 5% नीचे, टाटा टीवीएस मोटर्स, आईजीएल और एसआरएफ करीब 1.5 से लेकर 2% तक नीचे बंद होते हुए दिखाई पड़े। फार्मा में आज एक अच्छी तेजी थी, तो आप डीवी स्लैब, मोरपेन लैब, ग्लेनमार्क फार्मा, जाइडस लाइफ, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर एक अच्छे तेजी के रुझान बनते हुए दिखाई पड़े। जी सुमित, शुक्रिया। तो ये थे आज का बाजार के एक्शन पॉइंट जो हमें सुमित बता रहे थे। आज दूसरे दिन लगातार बाजार गिरावट पर बंद और वीकली एक्सपायरी का भी दिन। भारत की ग्रोथ स्टोरी तो अभी शुरू हुई है, ऐसा मानना है अबेकस एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर सुनील सिंघानिया का। हमारी खास सीरीज मार्केट गुरु में उन्होंने कहा कि भारत के पास फूड ई पावर ब्रह्मास्त्र है जो उसको कई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। सुनील सिंघानिया का मानना है कि बाजार की तेजी अभी तो शुरू हुई है, बाजार में बबल जैसी कोई बात नहीं है। हमारा ये मानना है कि जो $35 बिलियन इंडिया में बाहर गया 18 महीने में, ये पक्का अगले 18 महीने में वापस आ जाएगा। ओके, तो फिर क्या मार्केट में एक रिस्क है सुनील सर इस समय, एक बबल का, एक ओवर वैल्यूएशन का, एक क्योंकि इतना पैसा आएगा तो वो स्टॉक्स तो लिमिटेड ही है। बट अभी तो शुरू ही है, अभी तो ट्रेन शुरू हुई है। आप अभी से रुकने की क्यों बात कर रहे हो? रुकने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ एक मल्टअप, एक बबल फॉर्म तो आने दो ना। अच्छा है अभी तो इन्वेस्टरों के लिए, जिसने अभी पैसा डाला है उनके लिए तो अच्छा ही है। अभी तो बहुत दूर है हम, अभी बहुत दूर है। बबल 30, 40, 50 पी होता है तो उसको बबल कहते हैं। 17 पी में कहाँ से बबल हो गया? ठीक है, कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स हो सकता है, और इंडिविजुअल स्टॉक्स में जो बिना वैल्यूएशन को देख के खरीदे हैं उनको उसका फल भी मिल रहा है। लास्ट 1-2 साल में वो नहीं चले हैं शेयर। अभी भी हमने देखा है काफी शेयर जो वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा हो गए थे और जिसमें रिजल्ट डिसअपॉइंट हुए वो आधे हो जाते हैं। तो एज इन्वेस्टर्स यू हैव टू बी केयरफुल। मई में ऑटो कंपनियों के आंकड़े मिले जुले रहे हैं, खासकर मारुति के आंकड़े उम्मीद से कहीं अच्छे रहे हैं। ऑटो कंपनियों की बिक्री का लेखा जोखा लेकर आ रहे हैं हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, नंबर्स आ गए हैं, आपने अनुमान तो बताया था हमें पहले, अब बताइए नंबर कैसे रहे? सेटिस्फैक्टरी अनुमान से बेहतरी नतीजे मार्च और
मार्च क्वार्टर के भी आए, और अगर हम अप्रैल और मई की सेल्स भी देख लें तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मारुति की बात करें तो जो प्रीमियम सेगमेंट की 4 व्हीलर्स हैं, यहाँ अच्छा खासा सेल्स का इजाफा हुआ है। टोटल सेल्स लगभग 10% बढ़ के आपको 1.78 लाख यूनिट्स के आसपास आती हुई दिखाई दी है। अनुमान था लगभग 1,70,000 का, तो अनुमान से बेहतर। और अगर हम यूबी सेगमेंट की बात करें, जो यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, यहाँ आपको 65% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है, और एक मेजॉरिटी सेल्स आपको यहाँ से आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा कुल बिक्री 14% ही बढ़ पाई, क्योंकि यहाँ इंजिन्स की सप्लाई को लेकर एक डिस्ट्रप्शन हो गया है, इंजिन इनको मिल नहीं पाए, और एयरबैग्स में भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है, जिसके कारण प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मांग बड़ी मांग नहीं मीट कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन को लेके इशू है, इसके लिए आपको सेल्स थोड़े कमज़ोर दिख रहे हैं अनुमान के वर्सेस। बजाज ऑटो अच्छे नंबर्स, कुल सेल्स लगभग 3.5 लाख यूनिट्स के ऊपर। एक्सपोर्ट मार्केट्स हालांकि अभी भी वीक हैं, 23% की गिरावट यहाँ आपने देखी है। हालांकि डोमेस्टिक सेल्स लगभग दुगने होते हुए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एस्कॉर्ट्स के भी नंबर आए और महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर सेगमेंट के भी नंबर आए, दोनों सेटिस्फैक्ट्री। इनफैक्ट एस्कॉर्ट्स की बात करें तो टोटल सेल्स लगभग 9% बढ़ के 9,167 यूनिट के आसपास आई है, और डोमेस्टिक सेल्स में भी लगभग 14% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा है अभी तक का पूरा हाल। आयशर मोटर्स की भी बात करें तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के नंबर्स आए, वो भी ठीक ठाक थे। अब तक अगर हम देखें तो नंबर्स ठीक ठाक है। टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और आयशर रॉयल एनफील्ड सेल्स के फिगर आना बाकी हैं, लेकिन वहाँ भी अनुमान यही है कि अच्छी खासी सेल्स होगी डोमेस्टिक मार्केट के लिए। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो ये थे ऑटो नंबर्स, और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। पहले बात मॉनसून की। मॉनसून के दौरान और उसके बाद भी पावर प्लांट्स को कोयले की दिक्कत नहीं होने वाली है। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि कोयला मंत्रालय ने कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए खास रणनीति अपना ली है। ज्यादा जानकारी के लिए हम चलेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण, अक्सर मॉनसून के दौरान कोयले का उत्पादन और सप्लाई में काफी दिक्कतें आती हैं, इस बार सरकार की क्या तैयारी है? बिल्कुल, ये जो दिक्कतें आती है इसके पीछे वजह ये होती है कि जो कोयला के ब्लॉक होते हैं, खदान होते हैं, वहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा भर जाता है और कोयला का खनन रुक जाता है, कोयले को वहाँ से बाहर निकालने का रास्ता बंद हो जाता है। तो इस बार सरकार ने 4 अलग अलग खास रणनीति बनाई है। पहला कि मशीनों का, ऑटोमेटिक मशीनों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है कोयला के माइनिंग को लेकर, कोयला के खनन को लेकर के। कोयला एक बार निकल जाता है तो उसको बाहर लाने के लिए खास बेल्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि आदमी यानी लोगों को वहाँ पर ले जाने की जरूरत ही ना पड़े, बारिश थोड़ी बहुत हो तब भी कोयला निकल जाए। और तीसरी चीज कि कोयले का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी ज्यादा बेहतर किया जा रहा है। रेलवे के ज्यादा रैक लगाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि पानी के रास्ते कोयले की सप्लाई की जा रही है, इधर से उधर कोयले को पहुंचाया जा रहा है पावर प्लांट तक। और चौथी चीज कि लगातार इस पर काफी ज्यादा निगरानी की जा रही है कोयला सचिव के द्वारा। लगातार हर रोज कह सकते हैं बैठकें हो रही, कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत ना हो, अड़चन आए तो उसको कैसे दूर किया जाए, कैसे बेहतर तालमेल किया जाए। और इन सब का नतीजा अब निकलकर सामने आ भी रहा है कि पिछले साल अब तक जहां 133.77 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ था, वो इस साल अब तक 143 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हो चुका है। पावर प्लांट के पास पिछले साल यानी 28 मई का आंकड़ा जो मेरे पास आया है, पावर प्लांट के पास कोयले की सप्लाई 123.75 मिलियन टन था, जो बढ़कर के 131.33 मिलियन टन हो चुका है। पिछले साल 28 मई को पावर प्लांट के पास सिर्फ 21 मिलियन टन कोयला का स्टॉक था, जो अब बढ़कर करीब 35 मिलियन टन कोयले का स्टॉक हो चुका है। और आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी तो चलिए, कोयले का कोई संकट ना हो, मॉनसून के दौरान भी कोयले की कमी ना हो, पावर प्लांट्स ढंग से चले, उसके लिए सरकार ने ये तैयारियां की हैं। जो एक्सक्लूसिव जानकारी लक्ष्मण रॉय लेके आए, तो बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। इधर किसान जल्दी ही घर बैठे बैठे ऐप के जरिए अपनी फसलों को पानी दे पाएंगे। सरकार इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए नेशनल ड्रिप इरिगेशन नेटवर्क बनाने की तैयारी कर रही है। 3 राज्यों में इसका पायलट सफल भी हो चुका है। डिटेल के साथ है असीम मनचंदा। असीम, काफी इंटरेस्टिंग है ये खबर, घर बैठे किसान ऐप से अपने खेत में सिंचाई कर लेंगे, कैसे? देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सरकार ड्रिप इरिगेशंस लगाने के लिए किसानों को सब्सिडी देती है। ये सारी एसेट्स की जियो टैगिंग की जाती है ताकि पता लग सके इसका सब्सिडी का सही इस्तेमाल हो रहे हैं नहीं। अब सरकार इसमें आगे एक स्टेप बढ़ाने की तैयारी करी है। इस पूरी प्रक्रिया को इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट सेंसर के साथ जोड़ा जाएगा, यानी आप ड्रिप इरिगेशंस को मोबाइल ऐप के जरिए कंट्रोल कर पाएंगे। खासतौर पर अभी तक 3 राज्यों में इसका सफल पायलट हो चुका है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक
कर्नाटका के अंदर ऑलरेडी ट्रायल पूरे किए जा चुके हैं और सरकार इसको पूरे देश में लागू करने की तैयारी कर रही है। एक ऐप के जरिए आप जितने भी ड्रिप इरिगेशन है उनको कंट्रोल कर पाएंगे। इस ऐप से आपको पता लग पाएगा कि आपको कब पानी देना है, कितना पानी देना है। इससे बिजली और पानी की बचत होगी, साथ साथ किसानों को भी फायदा होगा। उनको ज्यादातर अपने खेत पर जाकर के मोटर ऑन नहीं करनी पड़ेगी। तो ड्रिप इरिगेशन की जो कड़ी है उसमें सरकार एक कदम आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है और जल्दी आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट सेंसर से ये चीजें जुड़ती हुई दिखने लगेंगी। चलिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT का एक बढ़िया इस्तेमाल, जहां किसान अब ऐप के जरिए ड्रिप इरिगेशन के थ्रू अपने खेतों की सिंचाई ऐप के थ्रू घर बैठे कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया असीम इस जानकारी के लिए। अब बात कंज्यूमर अड्डा की। कल कंज्यूमर अड्डा में हमने आपको बताया था 12वीं के बाद कॉमर्स के साथ क्या क्या पढ़ाई और करियर के ऑप्शन हैं। इसी कड़ी में आज आगे बढ़ेंगे और आर्ट्स की बात करेंगे कि टॉप कौन से कोर्सेज हैं, कौन से कॉलेजेस हैं और किस तरीके के करियर ऑप्शंस आर्ट के साथ पढ़ाई करने पर आपको आगे मिलेंगे। आज का कंज्यूमर अड्डा खास सीरीज शाम 5:57 पर भाग 2